दोस्तों, एक व्यक्ति अपने दो बेटियों के साथ एक कमरे में रात के समय में सो रहा होता है। उसी वक्त एक बेटी के पेट में अचानक से दर्द उमड़ता है और उसके कपड़े जो है खून से लथपथ हो जाते हैं। फिर वो बेटी घबरा करके उठती है और अपनी तकलीफें अपने पिता को बताते हुए रोने लगती है। फिर वो बेटी अपने पिता से कहती है कि ये क्या हो गया पापा, और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं नहीं बचूंगी। फिर उसके पिताजी भी देखते हैं और वो अपने बेटी को संभालते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं और उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर उस लड़की के पिताजी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा बेटी। दोस्तों, इधर उस लड़की को पहली बार पीरियड होता है, यानी कि उसका डेट आ जाता है। फिर दोस्तों, उस लड़की के पिताजी जो होते हैं वो कपड़े का इंतजाम करते हैं और कपड़े का पुतली बना करके अपने बेटी को देते हैं और कहते हैं कि लो बेटा कपड़े बदल लो। अब एक पिता कैसे अपने बेटी को बताएं कि क्या हुआ है। फिर वो बेटी कपड़े बदल लेती है और फिर पिताजी उस बेटी को अपने गोद में सुला लेते हैं और थपकी देने लगते हैं और फिर उसका दुख अपने साथ बांटने लगते हैं। कुछ देर में वो बेटी जो होती है दोस्तों सो जाती है, लेकिन उस रात उस पिता को नींद नहीं आती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है एक पिता और दो बेटियों की। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय सीताराम। आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। चलिए दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है वो है बिहार प्रदेश के बक्सर जिले की। बक्सर जिले का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोती होता है, वो दोस्तों अपने दो बेटियों और पत्नी के साथ में रहता था। बहुत ही गरीब परिवार से था वो, लेकिन जितना भी उसके पास जो कुछ भी था उसी में बहुत ज़्यादा खुश था। इधर मोतीराम जो था उसका तीसरा बच्चा जो है इस दुनिया में आने वाला ही होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। अपने पत्नी से अक्सर मस्ती मजाक करता ही रहता है, देख लेना इस बार जो बच्चा होगा वो बेटा ही होगा। लेकिन इधर मोतीराम की जो पत्नी होती है वो मोतीराम से कहती है कि आप इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा ही होगा, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, शायद बेटी हो गया तो क्या होगा। तो मोतीराम कहता है कि कोई बात नहीं है, पहले से दो बेटियां हमारी हैं, एक बेटी और हो जाएगी तो कौन सा दिक्कत होगा। लेकिन दोस्तों, इधर मोतीराम जो होता है वो इस बच्चे के लिए कई जगह पर मन्नतें वो मांग रखा था, लेकिन दोस्तों इधर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर मोतीराम को बच्चा तो होता है, बेटा होता है, पर दोस्तों वो पेट में ही मर जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर मोतीराम की जो पत्नी होती है वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर वो बीमार हो जाती है। बीमार होते समय फिर वो मोतीराम को बुलाती है और कहती है कि शायद हम अब नहीं बचेंगे, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर दोस्तों इन बातों को कह करके वो आंखें मूंदने लगती है, लेकिन इधर मोतीराम जो होता है वो कहता है कि तुम क्यों हिम्मत हार रही हो, तुम हौसला बढ़ाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर वो कितना ही प्रयास करती है, लेकिन वो आंखें खोलने में नाकाम हो जाती है और जाते हुए कह जाती है कि हमारी दो बेटियां हैं, इनका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। इन सब बातों को कह करके दोस्तों वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। और दोस्तों फिर मोतीराम जो होता है वो चीख चीख कर रोने बिलखने लगता है और इस समय मोतीराम के बड़ी बेटी का उम्र लगभग 5 साल होता है और उससे छोटी वाली जो बेटी होती है उसका उम्र महज 2 साल होता है। फिर मोतीराम के घर परिवार इकट्ठे होते हैं और नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर के मोतीराम के पत्नी का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों इधर मोतीराम जब अपने घर आता है तो उसकी बड़ी बेटी जो होती है गुड्डी, उसका 5 साल का उम्र होता है, तो वो जानने समझने लायक होती है। तो वो भी चीख चीख कर रोती है कि माँ कहाँ चली गई, माँ घर नहीं आएगी क्या, अपने साथ सारे कपड़े भी ले गई, माँ कब तक घर आएगी। और दोस्तों अब अपने बेटियों को मोतीराम आखिरकार क्या जवाब दे, क्या बताए कि उनकी माँ जो है
कब तक आएंगी। अपने बेटियों का रोना बिलखना देख करके मोतीराम खुद रोने लगता है और अपने दोनों बेटियों को गले से लगा लेता है। और अब मोतीराम को ही अपने दोनों बेटियों को पालना पोसना है। और इधर मोतीराम के कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, वो मोतीराम से कहते हैं कि भाई देखो, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत लंबी समय है, कहीं से तुम दूसरी बीवी ला लो, दूसरी जगह पे शादी कर लो, आखिरकार तुम अकेले अपना कैसे गुजारा करोगे, और इन बेटियों का देखभाल तो तुम्ही को ही करना पड़ेगा, इसलिए दूसरी बीवी ला लो, तो वो भी इन बेटियों का देखभाल करेगी, तो अच्छे तरह से फिर से तुम्हारा गुजारा होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इधर मोतीराम जो होता है वो लोगों से कहता है कि हमारी 2 बेटियां हैं, हम अपने दोनों बेटियों के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते हैं। यदि सौतेली माँ आ जाएगी तो हमारी इन दोनों बेटियों को काफ़ी दुख दर्द देगी। इसलिए दोस्तों, मोतीराम जो होता है वो दूसरी औरत नहीं लाता है, वो खुद इन बेटियों को पालने पोसने लगता है। और इधर मोतीराम के पत्नी के मर जाने के बाद मोतीराम जहाँ पर मेहनत मजदूरी करके काम करता था, वो भी काम जो है मोतीराम का छूट जाता है। और दोस्तों, इधर मोतीराम जो होता है वो बेहद गरीब परिवार से था, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत खेती बाड़ी नहीं था, इसलिए उसका जो पुराना काम था वो भी छूट जाता है पत्नी के मरने के बाद, और वो अपने घर में रहने लगता है। इसलिए वो अपने घर में रह करके अपने 2 बच्चियों के साथ रह करके वो कुछ जानवरें पाल लेता है और उन्हीं को बिक्री करके वो अपने घर का पालन पोषण करने लगता है। फिर दोस्तों, इधर धीरे धीरे मोतीराम का जो है परिवार चलने लगता है और बहुत दिनों का समय गुजर जाता है। इधर गुड्डी जो है मोतीराम की बड़ी बेटी, वो 14 साल की हो जाती है। और दोस्तों, मोतीराम की छोटी बेटी नीता जो थी, उसका उम्र 11 साल का हो जाता है। दोनों बेटियां और पिताजी एक ही कमरे में रहा करते थे, ज़्यादा उन लोगों के पास घर नहीं था, इसलिए बेटियां अब धीरे धीरे माँ को तो भूल गई, लेकिन मोतीराम अपने पत्नी को नहीं भूल पाया। हर कोने कोने में उसकी पत्नी की यादें रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, इधर मोतीराम का जीने का एक ही मकसद था, वो अपने बेटियों के लिए जिया करता था। अपने बेटियों को छोड़ करके मोतीराम कहीं नहीं जाता था। इधर एक ही रूम में सोया करते थे, एक चारपाई पर दोनों बेटियां सोया करती थी, उसी बगल में मोतीराम भी एक चारपाई पर सो जाता है। इधर धीरे धीरे गुड्डी, उसकी बड़ी बेटी जो है वो 14 साल की हो जाती है, तो रात्रि के समय में एक दिन सो रही होती है, तो उसी वक्त उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है और फिर गुड्डी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये दर्द कैसा है। फिर वो रात के ही समय में उठती है और पानी गर्म करके पीती है, लेकिन फिर भी उससे उसका दर्द ठीक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, गुड्डी के कपड़े जो होते हैं वो एकाएक खून से लथपथ हो जाते हैं और वो इन सब चीज़ों को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आखिर इन सब चीज़ों को वो किसको बताए? बगल में उसकी छोटी बहन नीता सोई होती है, वो उसको क्या बताए? वो अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में अपने पिताजी से ही बताया करती थी। लेकिन इधर गुड्डी को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। कुछ कुछ उन्होंने दूसरों के मुख से सुना था, लेकिन खुद के ऊपर जब बीता तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पिता को जगा करके इन सब चीज़ों के बारे में बताती है और बता करके वो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, इधर मोती जब देखते हैं अपने बेटी को तो वो समझ जाते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार गुड्डी का डेट आ चुका है। फिर वो अपने बेटी को संभालते हैं और समझाते बुझाते हैं कि बेटा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन गुड्डी जो होती है, मोतीराम की बेटी, वो कहती है कि पिताजी, पेट में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा है। और फिर पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों, इधर मोतीराम जो होते हैं वो बेटी के कपड़े लाते हैं और कहते हैं कि बेटा कपड़ा बदल लो, और फिर कुछ कपड़े ला करके पोटली बना करके देते हैं और कहते हैं कि इसे भी बांध लो। फिर मोतीराम अपना बिस्तर बदलते हैं और फिर अपने बेटी को अपने पास बैठा लेते हैं और अपने गोद में सुला लेते हैं और थपकी देने लगते हैं।
और अपने बेटी के दुख में दुख बांटने लगते हैं। इधर मोतीराम की बेटी जो होती है पिता की गोद में तो सो जाती है, लेकिन फिर मोतीराम के भी आंखों में आंसू आ जाता है और फिर मोतीराम अपने पत्नी को याद करने लगते हैं। कहते हैं कि इतने दिन तक तो हम अपने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा कर लिए, लेकिन अब जो है बेटियों को आपकी ज़रूरत थी। मैं कैसे करूं, क्या क्या करूं, काश तुम्हारे जगह पर भगवान मुझे उठा लिया होता। इन्हीं सब बातों को मन में सोच करके वो पिता सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। इधर रोने की आवाज़ सुन करके गुड्डी जो होती है उनके जो गोद में सोई होती है उसकी नींद खुल जाती है और देखती है कि पिताजी रो रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या बात है पिताजी, आप क्यों रो रहे हो। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, तुम सो जाओ। फिर गुड्डी जो होती है वो सो जाती है और वो पिताजी जो होते हैं वो भी उन्हीं के बगल में चारपाई होती है उस पर जाकर के सो जाते हैं। इधर जब सुबह होता है तो गुड्डी के पिताजी जो होते हैं गुड्डी के न उठने से पहले उठ जाते हैं और सारा कपड़े और चारपाई को साफ कर दिए होते हैं और घर का भी सारा काम करने लग जाते हैं। फिर इधर गुड्डी जब उठती है तो वो देखती है कि आज घर का सारा काम पिताजी कर रहे हैं। तो फिर वो पिता से जाकर के कहती है कि पापा आप क्यों काम कर रहे हैं। फिर वो पिताजी जो होते हैं गुड्डी के वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, आज घर का काम हम कर देते हैं, तुम जाकर के आराम कर लो। अब दोस्तों इधर घर का सारा काम करने के बाद पिताजी जो होते हैं वो खाना बनाने लग जाते हैं और खाना जब वो बना रहे होते हैं उसी वक्त जो है गुड्डी की छोटी बहन नीता होती है वो जग जाती है और पिताजी को देखती है कि पिताजी आज खाना बना रहे हैं। तो अपने पिताजी से जाकर के पूछती है कि पिताजी आप खाना क्यों बना रहे हैं, दीदी कहाँ गई है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि दीदी का आज तबीयत खराब है इसलिए हम खाना बना दे रहे हैं। फिर वो बेटी पूछती है छोटी वाली कि दीदी तो अच्छा खासा सो रही है, उसका तबीयत कहाँ खराब है। उसको क्या मालूम कि दोस्तों किस तरह का तबीयत उसका खराब है। फिर वो अपने दीदी का जाकर के सर छूती है तो कहती है कि दीदी को तो बुखार भी नहीं है, फिर भी दीदी क्यों सो रही है। अब पिताजी आखिर बताएं तो कैसे बताएं अपने छोटी बेटी को कि उनकी बड़ी बेटी गुड्डी का किस तरह का तबीयत खराब है। और फिर मोतीराम अपनी छोटी बेटी नीता से कहते हैं कि तुमको खाना खाने से मतलब है कि बकवास करने से मतलब है, तुम जाकर के चुपचाप उसके पास बैठी रहो, हम खाना बना करके देते हैं। फिर दोस्तों मोतीराम जो है खाना बना करके रेडी कर देते हैं और बेटियों को खिला देते हैं। खिलाने के बाद मोतीराम कहते हैं तुम दोनों बहन आराम से घर पे रहना, हम 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, इसके बाद लौट करके आएंगे। इसके बाद दोस्तों मोतीराम जो होते हैं वो अपने घर से साइकिल उठाते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। करीब 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। वहीं पर उनकी एक रिश्तेदार होती हैं, वो रिश्ते में गुड्डी की मौसी लगती हैं। फिर उनसे जाकर के मोतीराम सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी का ऐसे ऐसे हो गया है, आप चल के थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। फिर वो महिला जो होती हैं गुड्डी की मौसी वो तुरंत तैयार हो जाती हैं और गुड्डी के घर आती हैं और उसको अच्छे तरह से समझाती हैं कि अब बेटा हर महीने तुमको इसी तरह से होगा और किस तरह से रहना है, क्या क्या सावधानियां बरतना है और कैसे रहना है। और उसकी छोटी बहन जो होती है नीता उसको भी वो समझाती हैं कि तुम भी अब बड़ी हो चुकी है, जब इसकी इस तरह की हालत होगी तो तुम भी कुछ काम धंधा कर लिया करो, इससे महज 2-3 साल ही तो छोटी हो, इसलिए इसके काम में तुम भी अपना हाथ बटाया करो। अब दोस्तों इधर गुड्डी की मौसी जो होती हैं वो गुड्डी को अच्छे खासा समझा बुझा करके उस रात जो है गुड्डी के ही घर रुक जाती हैं। फिर अगले दिन का जब सुबह होता है तो गुड्डी की मौसी जो है अपने घर जाने के लिए कहती हैं। तो फिर जो इधर मोतीराम होते हैं वो अपने साइकिल पर ही बैठा करके उनको उनके घर छोड़ आते हैं। और दोस्तों इधर अगले महीने जब होता है तो गुड्डी के पेट में फिर से दर्द होता है और फिर वो अपने पिता से सारी बातें बता देती है कि पिताजी पेट में दर्द हो रहा है। फिर इधर मोतीराम जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा,
तुम जा कर के आराम करो। इधर दोस्तों इसी तरह से अब हर महीने हुआ करता था। धीरे धीरे गुड्डी जो है लगभग 20 साल की हो जाती है और इधर उसकी छोटी बहन जो नीता थी वो भी 17-18 साल की हो जाती है। लेकिन दोस्तों जिन घर में जवान बेटियां होती हैं, जवान लड़कियां होती हैं, उनके घर में ज़्यादा लोग देख ताक करने के लिए नहीं होते हैं, तो आखिरकार गांव के कुछ लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर गलत नज़र रखने लगते हैं, डोरे डालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इधर गुड्डी जो होती है वो समझदार होती है, वो अपने पिताजी के संघर्षों को अच्छी तरह से जान रही होती है और समझ रही होती है कि पिताजी हम लोगों को पालने पोसने के लिए किस तरह से मेहनत किए हैं, इसलिए वो अपने पिताजी के इज्जत को समझती थी। लेकिन इधर छोटी बेटी जो नीता थी वो नहीं समझ पाई दोस्तों। आखिरकार नीता जो होती है वो भी उन लड़कों के जाल में फंस जाती है और ताक झाक करने लगती है। लेकिन दोस्तों इधर गुड्डी जो होती है वो अपनी छोटी बहन के चाल चलन को समझ जाती है कि आखिरकार ये एक लड़के के चक्कर में फंस चुकी है। इसलिए गुड्डी अपने छोटी बहन को काफ़ी ज़्यादा समझाती बुझाती है कि ये सब करना बेकार है, तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन उसकी छोटी बहन अपने बड़ी बहन को ही डांटने लगती है कि हमारी ज़िंदगी है, हम जैसे जिएं जैसे रहें, तुमसे क्या मतलब है, तुम जैसा रहना चाहती हो वैसा रहो, लेकिन हमारा मन जो करेगा हम वो करेंगे। और दोस्तों गुड्डी जो है अपनी छोटी बहन नीता के इस तरह की बातों को सुन कर के वो रोने लगती है और कहती है कि पिताजी कभी सुनेंगे तुम्हारे इस हरकतों के बारे में और उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर तुम रहना अकेली। अब दोस्तों इधर नीता जो होती है वो अपने बड़ी बहन गुड्डी से कहती है कि तू ज़्यादा हमको समझाएगी तो हम उस लड़के के साथ एक दिन भाग जाएंगे, तो फिर तुम रहना अकेली। इस तरह की बातें जब नीता अपनी बड़ी बहन से कहती है तो गुड्डी जो है वो उसके बातों को सुन करके दंग रह जाती है और चुपचाप हो जाती है। अब दोस्तों इधर शाम होता है, गुड्डी चुपचाप अपने घर में बैठी ही रहती है और उसके पिताजी मोतीराम घर के बाहर से अपने बकरियों को और अपने पशुओं को चरा करके अपने घर आते हैं, तो देखते हैं कि गुड्डी जो है वो चुपचाप शांत बैठी हुई है। तो मोतीराम पूछते हैं अपने बेटी से कि क्या हुआ बेटी, तुम चुपचाप इस तरह से क्यों बैठी हो। तो वो गुड्डी जो है उनकी बेटी कहती है कि कुछ नहीं पापा, ऐसे ही हम बैठे हैं। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि आखिरकार कुछ तो हुआ है बेटा, तुम बताओ। फिर वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप नीता की कहीं पर शादी करा दीजिए। फिर मोतीराम कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हो बेटा, पहले शादी तुम्हारी होगी इसके बाद उसकी होगी। फिर इधर गुड्डी कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी पहले शादी उसकी करा दीजिए, यदि हमारा शादी पहले आप करा देंगे तो आपका देखभाल कौन करेगा, आपको कौन खाना बना करके देगा। फिर इधर गुड्डी के पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम लड़का तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन नीता के लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। फिर दोस्तों इधर शाम हो जाता है, खाना पीना खाने के बाद तीनों लोग एक ही जगह अलग अलग चारपाई पर सोते हैं। और इधर अगले दिन का जब सुबह होता है तो फिर से मोतीराम अपने जानवरों को चराने के लिए चले जाते हैं और इधर जो उनकी छोटी बेटी नीता होती है वो फिर लड़कों का ताक झांक करना शुरू कर देती है। इधर ताक झांक कर ही रही होती है नीता कि गुड्डी जो है वो देख लेती है और उसके साथ नीता का बहस होने लगता है। फिर गुड्डी कहती है नीता से कि यदि तुमको शादी करना ही है तो तुम उस लड़के को बुलाओ, हम उससे बात कर लेते हैं, यदि वो शादी करने के लिए तैयार होता है तो पहले तुम्हारी ही शादी करा देंगे। अब फिर दोस्तों उस लड़के को ये दोनों बहन मिल करके बुलाती हैं। जब वो लड़का आता है तो गुड्डी उस लड़के से कहती है कि तुम ताक झांक क्यों करते हो, तुम इतना प्यार करते ही हो तो तुम नीता से शादी कर लो। फिर वो लड़का जो होता है वो कहता है कि हम नीता से शादी नहीं करेंगे, जो हुआ वो बहुत हो गया, हम इससे शादी हरगिज नहीं करेंगे। फिर दोस्तों गुड्डी जो होती है वो कहती है कि क्यों तुम शादी नहीं करोगे, जब तुम पसंद कर रहे हो तो शादी कर लो। इस पर वो लड़का कहता है कि हम हरगिज नहीं शादी करेंगे, जो तुम लोगों को करना है वो कर लो, जो कुछ भी करोगे तो तुम ही लोगों का बदनामी होगा, तुम्हारे ही पिताजी का बदनामी होगा, वो शर्म के मारे खुद ही मर जाएंगे।
अब दोस्तों इस तरह की बातें जब गुड्डी सुनती है तो उसका खून खौल जाता है। वो उस लड़के के ऊपर लपट जाती है और उस लड़के को गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे पिताजी के बारे में इस तरह की बातें करने के लिए। फिर उस लड़के को गिरा करके वो मारने लगती है। इधर नीता उसकी छोटी बहन जो होती है वो भी उस लड़के को मारने लग जाती है। दोनों बहन मिल करके लातों घूसों से उसको मारने लगती हैं। फिर वो किसी तरह से अपना जान बचा करके वहाँ से भाग निकलता है। फिर गुड्डी कहती है नीता से कि देख ली ने इसकी असलियत। जिस दिन हम दोनों के ऊपर दुख होता था तो पिताजी खुद रोते थे और तू थोड़े से सुख के लिए आज हम दोनों को रुला रही है। अब दोस्तों उसको समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या जवाब दे। वो कहती है कि पापा हम लोगों के लिए इतना सब कुछ त्याग किए, लेकिन फिर वो नीता कहती है कि हम लोग भी तो पापा के लिए बनाते खिलाते हैं। नीता कहती है कि हम लोग भी तो पापा का काम धंधा करते हैं। फिर इस पर गुड्डी कहती है कि तुम जो कुछ करती हो वो बहुत कम है, लेकिन पिताजी ने जो कुछ हम लोगों के लिए किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। फिर गुड्डी कहती है कि तुम जब छोटी थी तो तुम्हारा देखभाल तो हम किए, कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो तुम्हारे लिए हम खड़े होते थे, तुम्हारा देखभाल हम करते थे। तुमको रात के समय में खेतों में ले जाना होता था तो हम तुम्हारे साथ थे। और फिर इधर गुड्डी जो है अपने पीरियड के दिनों को भी याद दिलाती है और उसके ज़रिए से भी नीता को समझाने की कोशिश करती है और बहुत अच्छे तरह से बताती है कि जब पहली बार हमारा पीरियड आया था तो पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, उन्होंने बहुत हमारा सेवा और सत्कार किए थे। इन सब चीज़ों को जब नीता सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने दीदी को गले लगा करके रोने लगती है और कहती है कि दीदी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इधर नीता जो होती है वो कहती है कि हम उस लड़के के बहकावे में आ गए थे, इसलिए हम एक गलती कर रहे थे, आज के बाद ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। फिर दोस्तों इधर जब शादी की बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि आगे नीता की ही शादी करा दी जाए और हम जो है कुछ दिन तक घर का देखभाल करेंगे। इसके बाद आगे दोस्तों नीता की शादी हो जाती है। फिर नीता की शादी होने के बाद फिर से बाद में गुड्डी की भी शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इधर जब गुड्डी की विदाई होने वाली होती है, जितने भी नात रिश्तेदार गांव के लोग होते हैं सभी लोग रोने लगते हैं। इधर गुड्डी जो है इतना ज़्यादा रोती है अपने पिताजी के गले लग करके कि गुड्डी बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। आखिरकार दोस्तों जब गुड्डी को होश आता है तो गुड्डी की विदाई हो जाती है। गुड्डी को अपने ससुराल तो अपने पति के साथ जाना ही होता है। फिर दोस्तों गुड्डी जो है अपने ससुराल आलोक के घर चली जाती है। उसके पति का आलोक नाम होता है। इधर गुड्डी जब अपने ससुराल चली जाती है लेकिन गुड्डी अपने घर में चुपचाप बैठी ही रहती है, उदास रहती है। फिर उसका पति आलोक जो होता है वो अपने पत्नी से पूछता है कि तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो। फिर गुड्डी अपने पति से कहती है कि हमें अपने पिता की याद सता रही है, हमारे पिता का इस दुनिया में हम लोगों के सिवा कोई नहीं है, मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों गुड्डी के जो पति होता है वो कहता है कि ऐसी बात है, तुम्हारे पिताजी सही बात है वो अकेले रहते हैं, ऐसा करो कि उनको भी हम लोग अपने घर बुला लेते हैं। फिर दोस्तों गुड्डी जो है अपने पिताजी को भी अपने घर बुला लेती है और सभी परिवार जो है एक साथ मिल कर के रहने लगते हैं। दोस्तों इधर 4 साल का समय गुजर चुका है, अभी तक सारे परिवार एक साथ ही रह रहे हैं। इधर गुड्डी जो है वो एक बेटे को जन्म दे चुकी है। अब गुड्डी के पिताजी जो हैं जिस तरह से अपने 2 बेटियों को वो पाल पोस करके बड़े किए थे, उसी तरह से वो अब अपने बेटी गुड्डी के बेटे को पाल पोस रहे हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। एक पिता अपने बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस कहानी और घटना के माध्यम से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए आज की कहानी में सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।